क्यों नहीं है? तो हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ को, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं तुम्हें समझाने वाली हूँ। ये जो बोर्ड पे साइड में सेट्स वाला टेस्ट लिखा है वो रिटन ही रहेगा। ये सेक्शन मैंने क्लियर कर दिया। ओके, मैंने एग्जाम्पल दिया आज की क्लास का फर्स्ट बुलेट्स का एग्जाम्पल दिया। तुमने कभी किसी को देखा है गोली चलाते हुए लाइव? तो कभी आप देखो अगर शूट करते हैं तो ऐसे बैकवर्ड उसका कंधा जाता है, ऐसे मतलब देखा ऐसे, है ना? वो हवा में करते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं गोली चलाते ना, जैसे बच्चे खेलते भी हैं ऐसे कहते हैं मैं तेरे को मार दूंगा, ऐसे हिलता है ना वो बच्चा। सीधी गोली क्यों नहीं चल सकती ऐसे? ये यूं क्यों करते हैं हम अपने हाथ को, ऐसे क्यों करते हैं? हाँ हाँ, रिएक्शन क्या मतलब, क्यों हम अपने हाथ को ऐसे कर रहे हैं, या अपने शोल्डर को ऐसे करते हैं, या खुद पीछे जाते हैं? क्यों ऐसा क्यों करते हैं? मतलब मजे आते हैं। मैं हाँ सब पढ़ लिया मेरा लिखवाया हुआ। हाँ चराग लड़की। एक्चुअली होता क्या है, जो गन है, अब गन जैसी मर्जी बने बेटा, तो जो गन है जब इससे बुलेट निकलता है ना, तो बुलेट बहुत फोर्सफुली आगे जाता है। बुलेट बहुत फोर्सफुली आगे जाता है, तो बुलेट मूव करता है फॉरवर्ड, इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जब किसी चीज को फॉरवर्ड पुश मिलता है तो बुलेट इसको थोड़ा पीछे बैकवर्ड पुश देगी। पर जो गन होती है ना वो हल्की नहीं होती, हैवी होती है। आपने रियल गन को हाथ में उठाया तो गन हैवी होती है, छोटी वाली गन भी हैवी होती है। ये पिस्टल है, पिस्टल हैवी होती है। और जो बड़ी बड़ी होती है ना, जो हम घरों में लटकी होती है, गांव वालों में ऐसे क्रॉस कभी भी निकाल देते हैं, ओह मैं तुझे जान से मार दूंगा। पुरानी पिक्चरों में ये चलता रहता था, है ना? गोलियां खो जाती थी उनकी, गन गिर जाती थी, फिर उसके बाद दुश्मन में गोली चलती थी, किसको लग गई बाद में पता चलता था। हम सोचते वो मर गया, नहीं दूसरा वाला मारा। तो वो वाली गन जो होती है, जो बड़ी बड़ी हैवी होती है, वो वाली गन और ये वाली गन ना दोनों ही हैवी होती है। तो इसीलिए ना जब भी बुलेट मूव करती है, बुलेट हल्की है काफी, बुलेट बहुत हल्की होती है। तो बुलेट जो है हल्की है इसलिए ये तेजी से आगे गई। पर बुलेट ना उल्टा जो रिएक्शन देती है वो रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो इसीलिए जो गन है वो बहुत हैवी होने के कारण बिल्कुल थोड़ा सा पीछे जाती है। वरना अगर सेम रिएक्शन होता तो बेटा जैसे जैसे गोली आगे बढ़ रही है ना, ऐसे ऐसे तुम अपनी बंदूक को लेके पीछे भाग रहे होते। तो मतलब जो वो है बुलेट, वो जितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, मैं और मेरे हाथ में गन है तो मैं पीछे जाऊंगी, हो सकता है दीवार तोड़ के पीछे निकलूंगी। तो शुक्र दोनों का रिएक्शन तो ऑपोजिट होता है, पर दोनों का रिएक्शन इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो गन होती है वो काफी हैवी होती है, इसलिए वो बैकवर्ड थोड़ा कम जाती है। ओके, इसके बाद मैंने जो एग्जाम्पल लिखवाया वो है रॉकेट का। रॉकेट के एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एक बलून लेंगे। ओके, आई डोंट हैव बलून राइट नाउ, भी होता तो मजा आता समझाने में। बलून को अगर आप ब्लो करो, पूरा ऐसे फुला दो बलून, ठीक है, इट्स लाइक दैट। हमने बलून ऐसे फुला दिया। उसके बाद ना बलून में कांच नहीं मारेंगे, हम नॉट नहीं लगाएंगे, बलून को छोड़ देंगे। तो बलून ऐसे आवाज निकलती है ना, देखा ऐसे आवाज निकलता है। जैसे कभी बलून फुला रहे हो, आपके दोस्त ने हंसा दिया तो छूट जाता है ना हाथ से बलून। फूटने की बात नहीं कर रही, छूट जाता है। छूट जाता है तो बलून भागता है आगे आगे, और उसके पीछे से गैस निकलती रहती है और आवाज भी आती रहती है। होता है ऐसा। अब बलून आगे क्यों जा रहा है, गैस पीछे जा रही है? तो क्योंकि बलून का कॉन्सेप्ट ही रॉकेट बना है, बलून की इस कॉन्सेप्ट से रॉकेट बना है। बलून की जितनी भी गैसेस हैं वो बैकवर्ड जा रही है, और जितनी तेजी से गैसेस बैकवर्ड जा रही है तो बलून को कौन सा फोर्स लगाएंगी? वो फॉरवर्ड। बलून की गैसेस कहाँ गई? फोर्स कैसा लगा? तो बलून कहाँ गया? आगे। अरे बलून पीछे जाएगा तुम्हारा, बेटा बलून खराब है तुम्हारा, तुम बलून बदलो। तो बलून जाएगा फॉरवर्ड और गैसेस निकलेंगी बैकवर्ड। इसी कॉन्सेप्ट पे कौन बेस्ड है बेटा? हमारा। तो जो हमारा रॉकेट है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि यहाँ गैसेस निकलती रहती है, गैसेस निकलती रहती है,
और गैसेस निकलने के लिए रॉकेट के अंदर फ्यूल बहुत सारा भरा जाता है। तो वो फ्यूल होता है, मैं आपको बता देती हूँ, खैर अभी मेरे को तो इस क्लास में बताने की जरूरत नहीं थी, बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। रॉकेट के अंदर कोई आम पेट्रोल या ये सब नहीं भरता है। रॉकेट के अंदर भरा जाता है लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन। और आपको एक और बात बताएं, लिक्विड हाइड्रोजन दुनिया का एक ऐसा फ्यूल है जिसमें से कोई हार्मफुल गैस नहीं निकलती, स्टीम निकलती है, स्टीम, भाप। तो कभी भी रॉकेट उड़ते हुए देखा है तो बहुत गैस सी फैल जाती है, तो वो गैस नहीं होती, स्टीम होती है। और उसी जैसे आपके घर में आप गाड़ी यूज करते हो तो पेट्रोल का वेस्ट क्या है? पेट्रोल का वेस्ट है जो कार से निकलने वाला धुआं है ना। पर रॉकेट का वेस्ट धुआं नहीं है, क्या है? स्टीम। और साथ में जो हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं ना इंजन, उस इंजन का एक बाय प्रोडक्ट भी है। जो लिक्विड हाइड्रोजन आप यूज करते हो उससे पानी भी बनता है रॉकेट के अंदर, वही पानी पीते हैं अंदर एस्ट्रोनॉट्स। कितनी कमाल की है। यदि हम अपनी गाड़ियों में डाल लेना, मजा आएगा, वो भी रॉकेट बन जाएगी, बूम। पर ये लिक्विड हाइड्रोजन जो है इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। रॉकेट्स के अंदर तो बहुत एक्सपेंसिव सिलेंडर्स लगाए जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल यूज किया जाता है। आपकी कार की कॉस्टिंग भी रॉकेट जितनी महंगी हो जाएगी अगर आपने लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया तो। कार तो भागेगी रॉकेट जितनी तेज, उसके पीछे से हार्मफुल धुआं भी नहीं निकलेगा, बट उसकी कॉस्ट महंगी हो जाएगी क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन रखने के लिए कार की डिजाइनिंग सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन थोड़ी बहुत भी लीक हो गई ना तो वहीं ब्लास्ट कर देते हैं। तो उसको संभालना, उसको कैरी करना, उसको ट्रांसफ़र करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए घर में हम आम तौर पे अपने व्हीकल्स में ये वाले फ्यूल को यूज़ नहीं करते। तो रॉकेट में कौन सा फ्यूल यूज होता है? लिक्विड हाइड्रोजन। और रॉकेट में निकलने वाली गैसेस कहाँ जाती हैं? कौन से डायरेक्शन में जाती है बेटा? ये बैकवर्ड। जिससे रॉकेट को कैसा पुश मिलता है? समझ में आ रहा है? इसके बाद अगला एग्जाम्पल है कि आप एक ये नाव है, यहाँ पर आप खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और आपको जाना है, यहाँ पर एक जगह है, ये आप जमीन है, ठीक है, ये पूरी जमीन है जहाँ आपको जाना है, जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर लोग यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं और यहाँ पे पानी है पूरा, ठीक है, ये जमीन है। तो अब आपको यहाँ पे बोट से जमीन पे आना है, बैंक ऑफ द रिवर मतलब नदी के किनारे जाना है। तो आप कैसे जाएंगे? ध्यान सुनो, मेरे को यहाँ जाना है, जंप करना है, ओके, I'm going to show you. I'm here, I want to jump there, I want to jump over there. What should I do? मैं अपने पैरों से पीछे फोर्स लगाऊं या आगे ऐसे? पीछे। बता दो तुम, जैसे बोलो यस। तो अपने पैरों को, इसलिए मैंने इसके पैर को बेचारे को ऐसे पीछे बनाया, बेटा पीछे फोर्स लगाई वैसे। तो ये अपने पैरों से ऐसे करते हैं ना, जब जैसे कहीं जंप करना हो, कहीं कूदना हो तो आप ऐसे करते हो, रुक जाओ मैं जंप करूंगा, मतलब आपकी बॉडी आगे है पर पैर कहाँ है? पीछे। पैरों से आप बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे ताकि बॉडी को कैसा फोर्स मिले? फॉरवर्ड। समझ आ रहा है तन्हा? और बॉडी आपकी कहाँ जाएगी बेटा? इधर झूमती हुई, यस, पर ही हूँ ऐसे गाना भी गाएंगे। समझ में आया? तो क्या कहा, अगर आप लोग बैंक ऑफ द रिवर पे हैं, बोट पर खड़े हैं और आपको पहुंचना है फ्लोर पे, जमीन पे, किसी जगह पे, टेरेस्ट्रियल लैंड पे पहुंचना है, तो लैंड पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे? आप बोट पे खड़े हैं तो पैरों से कहाँ फोर्स लगाएंगे? बैकवर्ड। अब नेक्स्ट केस में आते हैं, हम पढ़ते हैं बोटमैन के बारे में। आप सबको नाव चलानी है अभी, तो आराम से बैठेंगे, 2 पेन ले लो अपने हाथ में और हाथों को ऐसे रखेंगे, यस। स्विमिंग वाला एग्जाम्पल मैंने बता दिया था ना लास्ट क्लास में, मैंने तो नहीं गया। चलो आप सबको नाव चलानी है। अच्छा, एक ही पेन है तो एक ले लो। ये आपका चप्पू है जिसे कहते हैं इंग्लिश में ओस। अब आपको नाव चलानी है तो नाव आगे लेके जानी है, तो आप कैसे करेंगे? पानी को पीछे रखेंगे, है ना, बैकवर्ड। ऐसा होता है, नाव आगे जाएगी, पानी भी आगे लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नाव चलाते हैं। ये देखो, वो कह रही है रौनक कि आगे जाना है तो पानी को भी आगे भेजो। अरे बेटा, कभी तुम्हारे पीछे अगर मान लो नदी किनारे गुंडे पड़ जाएंगे तो तुम्हें को बैठ के जो नाव चलानी है ना, उसको अभी से ट्रेनिंग दे दो, पता चले उनके पास ही पहुंच जाए, वो वहां खड़े, पानी भी वही कर रही है उस डायरेक्शन में।
ध्यान से सुनना, आपको अगर जाना है फॉरवर्ड तो पानी को आप ओर से पुश करेंगे तो आपकी बोट अपने आप जाएगी फॉरवर्ड, और अगर आपको जाना है बैकवर्ड पीछे तो पानी को फॉरवर्ड, तो जहां गुंडे होंगे उनकी तरफ पानी फेंकना ताकि आप पीछे, पर अगर आपने ऐसे करा आ रही हूँ मैं आ रही हूँ, बेटा उन्हीं के पास पहुंच जाओगे तो काम खत्म हो जाएगा आपका। गुड नाइट, स्लीप वेल बेटा, आई अरेंज सम मैट्रिक्स फॉर यू। क्या है क्लास में सो जाते हैं। अगला है ये लास्ट तक है, हाँ अगला ये है हॉर्स कार्ट का एग्जाम्पल है, लिखवाया नहीं है, समझा भी देती हूँ फिर लिखवा देती हूँ। हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी। आप में से कितने बच्चे घोड़ा गाड़ी पे बैठे? लड़के कह रहे हैं हम तो एक ही बार घोड़े पे बैठना चाहेंगे। बेटा घोड़े के सब गाड़ी की भी नाम ले रहे हैं आप तो। घोड़ा गाड़ी जिससे बैलगाड़ी, उसमें बैठे हैं? बैलगाड़ी पे बैठे, खूबसूरत नजारा होगा पिकनिक पे। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, किसी पे भी आप बैठे हो, ध्यान से सुनना। आप देखना जो भी एनिमल यहाँ होता है, प्लीज nobody will laugh। अरे भाई जो बन रहा है बनाने दो। इधर देखो, यहाँ आप बैठे बेटा, मुन्नू ये टुन्नू, तो ये दोनों बच्चे बैठे हैं, ध्यान से देखना। अभी जब आप बैठ के, यहाँ पे आपका ड्राइवर है, ये इसको मारता है, हिट करता है, नोटिस करना। वो जब उसको हिट करता है तो इसके जो पैर है ना वो ऐसे बैकवर्ड जाता है। कभी आपने देखा है किसी भी मूवी में या कभी क्लोज लुक में किसी हॉर्स को भागते हुए दिखाते हैं, तो वो हॉर्स ऐसे भागता है अपने पैरों को पीछे की तरफ करके। तो वो पैरों को पीछे क्यों कर रहा है? ताकि जमीन को बैकवर्ड पुश करेगा। तो अगर वो जमीन को बैकवर्ड करेगा पुश, तो उसकी बॉडी और ये कार्ट कैसे होगी? तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस कंप्लीट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिखने के बाद, और पक्का आता है 3 to 4 मार्क्स का डेरिवेशन। पॉज करो बेटा, क्योंकि पूरी डेरिवेशन सीखनी है एंड आई होप सो कि इतनी देर में वो हो जाए। सो एक ट्रक और कार है जो जा रहे थे, उसके बाद थोड़ी देर जाते जाते इनके बीच में टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया, और उसके बाद कोलिजन के बाद ये फिर से जाने लग गया टकराने के बाद। तो ये है बिफोर कोलिजन, ये है एट टाइम ऑफ कोलिजन, और ये क्या है? आफ्टर कोलिजन, मतलब टकराने के बाद ये लोग कैसे चल रहे हैं। ठीक है, बिफोर कोलिजन ट्रक का मोमेंटम था m1u1 और इसका था m2u2। बेटा मोमेंटम होता है एक स्पेशल फोर्स और उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। माना जा रहा है ट्रक की पहली वेलोसिटी u1 थी, मास है m1, और कार की पहले वाली वेलोसिटी थी u2, मास है m1। मास सेम रहेगा बेटा, यहाँ पर भी m1 और इसका भी m2 रहेगा, पर वेलोसिटी बदल गई, इसकी v1 हो जाएगी और इसकी v2 हो जाएगी। हमें प्रूफ करना है जब भी दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उनका पहले वाला मोमेंटम और बाद वाला मोमेंटम जो होता है, इधर हमें प्रूफ करना है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल आने चाहिए। बेटा ऑन कर रखा है ना, m1v1 प्लस m2v2, तो ये मुझे बीच वाली चीज को इक्वल प्रूव करना है। दोबारा समझो, पूरे से मार्कर है, ये चलता हुआ आ रहा है तेजी से, एक और मार्कर है वहां से चलता हुआ आ रहा है तेजी से, दोनों टकरा गए। तो कहते हैं कि जब ये दोनों आपस में टकराए तो इन दोनों का जो मोमेंटम है वो एक दूसरे की क्या होगा? बराबर होगा। मतलब बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जो फोर्स था और टकराने के बाद जो फोर्स था, फोर्स यानी मोमेंटम, वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। स्टार्ट करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कहाँ से होगी? मास और वेलोसिटी तो मोमेंटम होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। F1
फोर्स है तो मास होगा m2, एक्सेलरेशन होगा a2। दीदी ये F1 है तो m2 a2 क्यों है, जल्दी बैठवा देता है, क्योंकि फोर्स 1 ये है। अगर ट्रक का फोर्स है तलहा तो वो ट्रक पे अप्लाई होगा या कार पे? आप लोग बताएं। अगर ट्रक फोर्स लगा रहा है तो वो ट्रक खुद पे अप्लाई करेगा या कार पे? तो इसलिए F1 फोर्स मान लो ट्रक का है जो कि किस पर अप्लाई होगा? कार पे। तो हमने m2 a2 लिखा है इसके फॉर्मूला में। F1 किसके इक्वल है? m2 a2 के। m2 को m2 ही रहने दो। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है v माइनस u अपॉन t, तो लिखेंगे v2 माइनस u2 अपॉन t। F1 आ गया। ऐसे ही F2 का फॉर्मूला बनाओ। बेटा F2 फोर्स मान लो इसका है तो ये कार पे अप्लाई होगा या ट्रक पे? तो होगा m1 इंटू a1 के इक्वल। फॉर्मूला क्या आया? m1 a1 को क्या लिखेंगे बोलो? v1 माइनस u1 अपॉन t। दोनों फोर्स को एक दूसरे के इक्वल करेंगे और यहाँ माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक फोर्स हमारा राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, पर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो एक प्लस में है और एक फोर्स माइनस में। तो फॉर्मूलाज की वैल्यू पुट कर रहे हैं। F1 को रखो m2 m1। बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है, t से t कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करो m2 v2 माइनस लगाएंगे, सॉरी माइनस नहीं करते ना, क्यों नहीं कैंसिल होता है? नीचे करते हैं। अरे अगर ये टी आर डिवाइड है तेरा की किसमें होगा? मल्टीप्लाई। तो क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे? ठीक है। जब इस साइड का डिनोमिनेटर और इस साइड का डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर भी कैंसिल कर सकते हो, पर वो अकेला होना चाहिए, किसी के साथ प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है। m2 v2 और m2 u2 हो जाएगा। बेटा माइनस का साइन ध्यान देना, माइनस m1 v1 और ये माइनस माइनस प्लस का m1 u1। अब आप m1 v1 यहाँ ले आओ, m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू, ये वहां चला जाएगा m1 u1 पहले से यहाँ है और ये यहाँ प्लस का हो जाएगा m2 u2। क्या बेटा ये चीज सेम आ गई? अब देख लो जो मुझे प्रूफ करनी थी। m1 u1 m2 u2 किसके इक्वल करना था बोलो? m1 v1 m2 v2 इक्वल हो गया। तो आप लिखेंगे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन किसके बराबर आ गया ये बोलो? मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बेटा नोट करिए फटाफट से एक बार और जल्दी से। अच्छा नोट नहीं करना, ग्रुप पे भेज दूंगी मैं, घर पे नोट कर लेना। ये ट्रक बनाया मैंने, ट्रक का मोमेंटम लिखा m1 u1, कार का है m2 u2। बाद का कोलिजन में वेलोसिटी बदल दो, m1 v1 m2 v2। मुझे इन दोनों को क्या प्रूव करना है? इक्वल। कैसे प्रूव करेंगे? दोनों का फोर्स रखा मैंने। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिया बेटा? मास इनटू F1 क्या है? m2 इंटू a2, क्योंकि F1 फोर्स किस पर अप्लाई होगा? कार पे। F1 इसका फोर्स है जो कि किस पर अप्लाई हो रहा है? कार पे। और कार का फोर्स है F2 जो कि किस पर अप्लाई हो रहा है? ट्रक पे। तो F1 के लिए सब कुछ हमने लिखा m2 a2 और F2 के लिए सब कुछ रखा m1 a1। a2 का फॉर्मूला रखा, यहाँ a1 का फॉर्मूला रखा, दोनों को बराबर किया। माइनस साइन क्यों लगाया यहाँ पे याद रखना? बिकॉज forces are equal and opposite in direction, opposite in direction। forces opposite direction में इसलिए नेगेटिव आएगा। ओके। और दोनों की वैल्यूज लगाई, t से t कैंसिल करा, m2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ m1 को मल्टीप्लाई किया, पर क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसने अंदर के साइन चेंज कर दिए। उसके बाद v1 v2 वाली चीजें एक साथ रख दी, m1 u2 वाली चीजें u1 वाली चीजें एक तरफ रख दी, और आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन हमारे मोमेंटम्स इक्वल आ गए। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क का आएगा बेटा, करिए इसको।